Hello everyone, my name is Urvinder Kaur and I'm starting a new series on database management system. ये जो ये मेरी series है, it is going to be useful for your university exams, your GATE exam, your NET exam and other CS exams that you are undertaking. Reason why you can watch this series is because मैं आपको proper notes देने वाली हूँ in PPT form, so obviously it is going to be useful for your university exams. बट जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं गेट एंड नेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो उन सारे टॉपिक्स के मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ एंड कैसे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन क्वेश्चंस को कर सकते हो वेदर वो आपके क्वेरीज रिलेटेड क्वेश्चन है चाहे आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है चाहे वो आपके ईआर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको मिनिमम टाइम में इजिली कर पाओगे तो आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस सीरीज आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डियर दैट इज गोइंग टू pertain to this scenario कि आपका डेटाबेस होता क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले जो आपका एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता था वो क्यों था एंड फिर हमने इस पे जंप क्यों किया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लेट्स स्टार्ट तो डियर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि बच्चे जब मैं एक टॉपिक बोल रही हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो इसमें डेटाबेस को भी अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो मेरे पास जो सबसे स्मॉल वर्ड आता है या एंटिटी आती है दैट इज योर डेटा यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूँ तो जो स्मॉलेस्ट वर्ड मेरे पास आता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे को होनी चाहिए दैट इज योर डेटा ठीक है तो हम सबसे पहले डेटा पढ़ने वाले हैं एंड देन वन स्टेप फर्दर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेटाबेस एंड देन व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है जी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा से देखो मैंने डेटा की डेफिनेशन क्या लिखी है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच हैव सम एग्जिस्टेंस इन रियल वर्ल्ड मैं ये बोल रही हूँ कोई भी ऐसा फैक्ट हो कोई भी ऐसी फिगर हो जिसकी कोई एग्जिस्टेंस है रियल वर्ल्ड में अगर रियल वर्ल्ड में उसकी कोई एग्जिस्टेंस है तो मैं उसको क्या बोल रही हूँ डेटा फिर से समझ लो मैं बोल रही हूँ कोई फैक्ट हो कोई फिगर हो जिसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है लेकिन वो रॉ है रॉ का मतलब क्या होता है कि अभी हमने उस पर काम नहीं किया जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल लाइफ सिनेरियो का आपके पास वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कॉलीफ्लावर हो गया या जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है तो वो भी रॉ फॉर्म में होती है जब आप वेंडर से लेते हो ठीक है तो वो क्या डेटा की तरह होगी जब आपने उसको ठीक है तो अभी हम सिर्फ सिंपल समझते हैं डेटा क्या है तो मतलब मैंने जब तक उस पर काम नहीं किया है सिंपल मैंने उसको खरीदा है अभी वो पड़ा है चाहे टोमेटो है पोटैटो है जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है ठीक है तो वो रॉ है इस टाइम पे उसकी एग्जिस्टेंस तो है पर मैंने अभी उस पर कोई काम नहीं करा है तो वो क्या रहेगा डेटा कोई भी ऐसा फैक्ट या फिगर जो रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट कर रहा है पर अभी मैंने उस पर काम नहीं करा है वो रॉ है तो दैट विल बी योर डेटा जैसे नेम ऑफ अ पर्सन मैं किसी पर्सन का नेम बोल देती हूँ से मेरा ही नाम मैंने ले लिया उर्विंदर ठीक है मैं सिर्फ एक उर्विंदर नेम ले लूं तो वो कोई आप ठीक है वो एक नेम है एग्जिस्ट करता है चल जाएगा लेकिन मैं किस कॉन्टेक्स्ट में उर्विंदर बोल रही हूँ अभी आपको वो तो नहीं पता दैट मीन्स वो क्या है एक डेटा है सिमिलरली मैंने एक क्लास बोली मैंने बोल दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो ऑब्वियसली ये सबकी एग्जिस्टेंस है रियल वर्ल्ड में है लेकिन मैंने ये सारी क्लासेस क्यों बोली इनसे क्या हो सकता है वो सब कुछ नहीं पता तो अगेन दैट इज अ डेटा मान लो मैंने रोल नंबर बोल दिया आपका रोल नंबर मैंने बोल दिया 1 to 50 रोल नंबर्स है मैंने कोई भी बोल दिया 1 2 3 4 ठीक है एग्जिस्ट करता है इट इज फाइन पर मैं क्यों बोल रही हूँ ये रोल नंबर्स ये तो नहीं पता ना तो अगेन दैट इज योर डेटा ठीक है इसके जैसे एक सिमिलर सा वर्ड होता है इंफॉर्मेशन जिसको हम नॉर्मली क्या करते हैं इंटरचेंजेबल समझते हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन सेम होता है बट नहीं भी दोनों अलग होते हैं तो डेटा का वन स्टेप फर्दर जो आता है वो होता है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या बोलता है कि जब आपने उस डेटा की प्रोसेसिंग कर दी तो वो इंफॉर्मेशन बन गई पहले अब हम एग्जांपल समझते हैं फिर हम पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे मैंने आपको वेजिटेबल का एग्जांपल दिया था कि से आपने कॉलीफ्लावर लिया तो दैट बिकम्स अ डेटा क्योंकि उस पर मैंने कोई काम नहीं करा था अभी अगर मैं उसको वे कुक कर दूं प्रोसेसिंग का मतलब कोई काम करना तो मान लो मैंने उस वेजिटेबल के ऊपर कुछ काम किया मैंने उसको कट वगैरह करके उसकी कुक कर लिया उसको प्रॉपर ठीक है तो वो क्या हो जाएगी अब इंफॉर्मेशन बन जाएगी कुछ खाने वाली चीज बन गई ना वो मैं उसको खा सकती हूँ पहले जो थी वो बस रॉ थी अब मैं उसको कुक कर लिया मैं उसको खा पाऊंगी मेरे काम की है वो ठीक है तो वो इंफॉर्मेशन होती है जब एक चीज पड़ी थी ठीक है वो पड़ी थी सिंपली पड़ी थी तो वो डेटा है अगर मैंने उस पर कुछ काम किया इस ढंग से काम किया कि अब मैं उसको यूज कर सकती हूँ तो वो क्या हो गई आपकी
इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वो यही बोलता है कि जब आप डेटा की प्रोसेसिंग करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे या उसको किसी स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखेंगे या उसको प्रेजेंट करेंगे किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी। या सिंपलर टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि डेटा इन मोर यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जब डेटा को आपने यूजफुल तरीके से यूज किया, ठीक है, जब वो काम आई आपके प्रोसेसिंग के बाद, तो उसको आप क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन। जैसे अब एक एग्जांपल है, 30 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 85% इन क्लास। तो जैसे आप मान लो मैं आपको 30 बोल देती कि 30 स्टूडेंट्स है, तो वो डेटा होता, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं ये बोलूं कि 30 स्टूडेंट्स की भाई 85% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो अब ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है ना, यूजफुल है आपके लिए। आपको पता चल रहा है कि अगर मान लो मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 30 के जो परसेंटेज है वो मोर देन 85 है, तो इसका मतलब क्लास तो आपकी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आप के पास जो डेटा था, आप उस पर कुछ काम करके उसको यूज कर पा रहे हो, कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को आपको एनालाइज कर पा रहे हो, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। तो डेटा सिंपल में कोई रॉ फैक्ट एंड फिगर है, इंफॉर्मेशन क्या है कि जब आपने उस डेटा की प्रोसेसिंग करी है और फिर अब वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई है, तो दैट विल बी योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने टेबल बनाया, इसमें मैंने स्टूडेंट्स की आईडी लिख लिया, नेम, क्लास, मार्क्स एंड जेंडर लिखा। मैंने आपको क्या बोला कि डेटा जो अभी हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, तो हमने टेबल बना लिया। मैंने आपको ये बोला कि जब हम डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बोला है। डेटा तो रॉ है, लेकिन अगर हमने उस पर कुछ काम किया तो वी आर गोइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन। तो मान लो मैं इनके मार्क्स से काम करवाती हूँ। मैंने बोला कि डेटा, मैंने कह दिया कि बच्चों के जो मार्क्स पड़े हैं वो मेरे पास एक टाइप का डेटा है। प्रोसेसिंग में अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक फॉर्मूला लगाती हूँ उसके ऊपर, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्स। अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला एवरेज का है। मान लो मैं चाह क्या रही हूँ कि इस क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या आया है, मेरे को वो निकालना है। तो एवरेज मार्क्स का आपको फॉर्मूला पता है कि टोटल मार्क्स जो आए होंगे, सम ऑफ ऑल दी मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने वही कर दिया, तो मेरे पास एवरेज आ गई बच्चों की। तो अब जो ये एवरेज आई, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस एवरेज से मैं ये बता सकती हूँ कि क्लास कैसी है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि एवरेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो मैंने बोला एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लिख दो कि क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर 80 टू 90 है तो गुड परफॉर्मेंस, 70 टू 80 है तो कैन डू बेटर, अगर 70 से भी कम है तो मैंने बोला नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये क्या हम क्या कर पा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, उसके ऊपर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। बेस्ड ऑन दैट मैं आगे बता पा रही हूँ कि परफॉर्मेंस कैसी है मेरी क्लास की, ठीक है। तो अब हम ये 2 लाइंस पढ़ेंगे। डेटा देखो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, मैंने लिखा डेटा इज यूज्ड टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। तो ये बात तो ठीक है भाई, डेटा की जब प्रोसेसिंग करेंगे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और इस इंफॉर्मेशन से मैंने बोला कि अब मैं कुछ पता कर पा रही हूँ, आई एम एबल टू डिसाइड समथिंग। तो वो जो डिसीजन मैं ले पा रही हूँ वो क्या है, प्रिडिक्शन है, फ्यूचर एनालिसिस है, ठीक है। अब मैंने ये एनालाइज कर लिया ना कि मेरी क्लास कैसी है, या मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कि ये क्लास कैसी है, या मैं आगे भी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। मान लो ये हाफ ईयरली का रिजल्ट आया तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, मान लो स्कूल के बच्चे हैं तो मेरा प्रिडिक्शन ये हो सकता है कि बोर्ड की क्लास में ये कैसा रिजल्ट ले लेंगे। अगर अभी इनका प्री बोर्ड में ये रिजल्ट आया तो आगे फर्दरली कैसा रिजल्ट ले पाएंगे, तो मैं प्रिडिक्शन कर पाऊंगी ना। तो यही चीज है कि डेटा की अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है मेरे पास, तो आगे उस इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ एनालिसिस कर सकती हूँ, कुछ प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। तो दैट इज द रीजन व्हाई कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन जो वो ज्यादा जरूरी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा समझ आ गया, अब समझते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस क्या होता है बेटे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड स्टोरेज एरिया। डेटा का बेस, बेस वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही है, कार्टून में भी कई बार सुना होगा, ये वाला बेस है, वो वाला बेस है। तो बेस मतलब कोई एरिया हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि ये कोई एरिया हो गया। तो अब डेटाबेस का मतलब हो गया डेटा का बेस, मतलब जहाँ बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, एक ऐसी जगह, लोकेशन जहाँ पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी एक ऐसा जगह है, स्टोरेज एरिया है, जहां पर आपने बहुत सारा डेटा रखा जो रिलेटेड है, वेयर वी स्टोर इट फॉर रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन। और हमने उसको क्यों स्टोर किया, ताकि बाद में जब हमको जरूरत हो तो उसमें से हम कुछ अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है वो निकाल सके। तो डेटाबेस मैंने क्या बोला, एक ऐसी जगह रख दी जहां पे मैंने बहुत सारा रिलेटेड डेटा इकट्ठा कर दिया, और जब मुझे नीड होगी तो मैं उस डेटा को निकाल पाऊंगी।
तो ठीक है, तो अब ये रिलेटेड डेटा का मतलब क्या हुआ? देखो आप जब भी कोई डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन रखना पसंद करेंगे। जैसे आपको पता है लाइब्रेरी है, अगर मैं लाइब्रेरी का डेटाबेस बनाऊं तो मैं उसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखूंगी ना, उसमें मैं आपकी बैंक की डिटेल्स तो नहीं रखूंगी। अगर आप अकाउंट ऑफिस में जाएंगे तो आपके अकाउंट से रिलेटेड यानी फीस से रिलेटेड, फाइन ये चीजें रखेंगे। अगर आप एकेडमिक्स में जाएंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस वाइज आपके जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी डिटेल रखेंगे, उससे फालतू में तो वो डिटेल्स नहीं रखेंगे ना। तो इसलिए बोलता है कि जब भी कोई डेटाबेस आप बनाओगे तो वो रिलेटेड डेटा रखेगा, मतलब जिस टाइप का आप डेटा उसमें रखना चाह रहे हैं वो कोई एक ही टाइप होगी। ये नहीं है कि एकेडमिक्स वाले आपकी बैंक की डिटेल रखें, या आपने किसी जगह पे लोन ले रखा है उसकी डिटेल रखें, या आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल रखें, ऐसे वो नहीं करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू कीप डेटा जो कि उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज से रिलेट करेगा, उससे फालतू का वो डेटा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी डेटाबेस की डेफिनेशन होती है। डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो समझते हैं। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो जब भी हम डेटाबेस बनाएंगे तो वो उसी चीज का बनेगा जो चीज की एग्जिस्टेंस है। जैसे मैंने अगर एकेडमिक्स बोला, लाइब्रेरी बोला, फीस बोला, तो इन सब की एग्जिस्टेंस है। कोई नॉन एग्जिस्टेंट चीज की हम डेटाबेस नहीं बना सकते। या कलेक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसी चीज का हम डेटाबेस बना सकते हैं, किसी फैक्ट का। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि डेटाबेस जो होता है वो एक लॉजिकल, कोहेरेंट एंड इंटरनली कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? डेटाबेस लॉजिकल होगा, मतलब उसमें जो भी डेटा है उसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मार्क्स के ऊपर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बच्चे का रोल नंबर है, जैसे आपको पता भी है कि अगर आप फीस भरने जाते हो तो आप अपना रोल नंबर बताते हो, वो सारा आपका डेटा निकाल देते हैं। तो ये लॉजिक है। तो मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी चीज है वो लॉजिकल इंफॉर्मेशन जाएगी, फालतू का हम पैराग्राफ नहीं लिखते उसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जितना भी डेटा है वो एक एक फील्ड में गया हुआ है, फील्ड मतलब कॉलम। तो एक एक कॉलम में आपने प्रॉपर ऐसे डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो यही बोलता है कि डेटाबेस आपका लॉजिकल फॉर्म में होता है, कोहेरेंट मतलब लॉजिकल ही होता है, और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने उसमें चीज लिखी हुई है और वो 4 जगह शेयर हो रही है तो सारी जगह वो सेम है। मान लो आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज के अंदर अगर आपने 4 जगह अपनी पर्सनल फोन नंबर दे रखा है तो 4 जगह सेम होगा। अगर आपने एक जगह चेंज करवा लिया तो ऑटोमेटिकली बाकी 3 जगह वो चेंज हो जाना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर जितनी भी होती है डेटाबेस के अंदर वो कंसिस्टेंट होती है। ये नहीं है कि एक जगह कोई और फोन नंबर हो, दूसरी जगह कोई और, मतलब डेटा कंसिस्टेंट होगा, सेम होगा। Database is designed, built and populated with data for a specific purpose. Database की अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, अगर हम उसको बना रहे हैं तो किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं। Each data item is stored in a field. ये फील्ड है, फील्ड का मतलब कॉलम होता है। तो हर डेटा आइटम किसी फील्ड के अंदर सेव्ड है। जैसे मार्क्स की फील्ड हो गई, ये क्लास की फील्ड हो गई, ठीक है, तो किसी फील्ड में ये सेव्ड है। A combination of fields make up a table. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स मतलब ये सारे कॉलम जब मैंने जोड़ दिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक स्टूडेंट का टेबल बना रखा है मैंने। तो ये जो आपका रोज हो गई है हॉरिजॉन्टल, देखो जो एक रेक्टेंगल है वो आपका सेल है। अगर हॉरिजॉन्टली इन सेल्स को कंबाइन करें तो उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं या टपल बोलते हैं। वर्टिकली जो है ये आपकी फील्ड्स हैं या कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होगा? आपका टेबल होगा। और जब ऐसे बहुत सारे रोज एंड कॉलम मतलब बहुत सारे टेबल्स का कलेक्शन हो जाएगा तो आपका डेटाबेस बन जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स मेक अप अ टेबल। तो जब आपने ऐसी फील्ड्स को ज्वाइन किया तो टेबल बन गया। जैसे ईच फील्ड इन एन एम्प्लॉय टेबल कंटेन्स डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय का टेबल है तो उसके अंदर हर फील्ड जो होगी ना वो एम्प्लॉय से रिलेट होगी। हो सकता है एम्प्लॉय की आईडी हो, एम्प्लॉय का नेम हो, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन हो, एम्प्लॉय की सैलरी हो, इस ढंग से एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन उसमें हो सकती है। अब आते हैं हम आगे। डेटाबेस की एक डेफिनेशन तो मैंने आपको यहाँ पढ़ाई थी कि जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो, रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हो तो वो आपका डेटाबेस होता है। एक और डेफिनेशन होती है, डेटाबेस कैन बी व्यूड एज अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा। रिपोजिटरी का मतलब भी कलेक्शन ही होता है कि जब आपने बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर दिया, दैट इज डिफाइंड वंस एंड देन सर्च बाय वेरियस यूजर्स। यानी जिसको एक बार आप बता देते हो कि मैंने ऐसा ऐसा डेटा रखना है और बाद में जितना एक बार आपने बता दिया और उसके बाद उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है बहुत सारे लोग उसको एसेस कर सकते हैं। तो वो एक डेटाबेस है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने डेटा का स्टोरेज किया और एक बार बता दिया कैसे डेटा सेव होगा और उसके बाद उसको कितनी बार भी कितने भी लोग उसको एसेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाया सॉरी,
तो इट विल हैव इंटर रिलेटेड डेटा। तो एम्प्लॉय के डेटाबेस में कैसी इंफॉर्मेशन जा सकती है, जैसे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का फोन नंबर, एम्प्लॉय का जेंडर और एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, इस टाइप की डिटेल्स आप उसकी बना सकते हो। एक चीज याद रखना, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, यानी जब बहुत सारे टेबल बन जाते हैं तो डेटाबेस के अंदर डेटा नहीं होता, डेटाबेस के अंदर टेबल्स की फॉर्म में आपका जो डेटा होता है स्टोर होता है। टेबल्स के अलावा भी तरीके हैं जिससे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिंपल वाला टेबल बता रहे हैं कि मान लो एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल आपने बना ली और वो सारी जब इकट्ठी होगी, तीनों टेबल्स जो होंगी वो एम्प्लॉय से ही रिलेट करनी चाहिए, और फिर जब हमने उनको इकट्ठा कर दिया तो वो क्या होगी, आपका एम्प्लॉय का डेटाबेस बन गया। डेटाबेस में एक टेबल भी हो सकता है, डेटाबेस में एन नंबर ऑफ टेबल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके जो ये कंप्यूटर है इसकी मेमोरी क्या है, रैम का साइज क्या है, जो आपका जितना मतलब ओपन कर पाए, और वैसे आपकी हार्ड डिस्क का साइज कितना वो स्टोर कर पाए, ठीक है। फिर आता है आपका डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा पढ़ लिया, डेटाबेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं डेटा बेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या बोलता है, देखो डेटाबेस क्या कर रहा है, आपका डेटा को सेव करी जा रहा है, रखी जा रहा है, पर निकालने का तरीका भी तो चाहिए ना, चेंज करने का भी तरीका चाहिए, रिट्रीव और यानी एसेस करना, या मैनिपुलेशन यानी उसमें चेंजेस करना। मैनिपुलेशन मतलब इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे चेंजेस, तो इसका कोई तरीका चाहिए। तो डेटाबेस सिस्टम आपको एक तरीका दे देता है, कन्वीनियंट वे दे देता है, जिससे आप डेटा को स्टोर कर पाओगे, रिट्रीव कर पाओगे, उसको मैनिपुलेट कर पाओगे। तो डेटाबेस सिस्टम एक जेनरिक टर्म होगी कि भैया मैं तुम्हें तरीका दे देता हूँ कि तुम ये सब कर पाओगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक स्पेशलाइज तरीका बताता है कि भाई मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा, जिससे मैं तुमको एक कन्वीनियंट वे दे पाऊंगा कि तुम उस डेटाबेस सिस्टम को एसेस कर पाओ। इसने जनरली बोला कि तुमको तरीका दे दिया जाएगा, कौन सा तरीका दिया जाएगा, अगर तुम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तरीका देते हो जिससे तुम सब कुछ काम कर पा रहे हो, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये सारे, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। एग्जांपल हो गया डेटाबेस के, माइस्क्ल हो गया, रेकल हो गया, डीबी2 हो गया, साइबेस हो गया, यहाँ पे साइबेस भी लिखा हुआ था मैंने, वो भी इसका एग्जांपल होता है। तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने क्या बोल दिया आपको कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो। तो डीबीएमएस बेसिकली होता है क्या है कि वो सारा डेटा जिसके ऊपर आप ये प्रोग्राम्स अप्लाई करने वाले हो, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू असेस दोस डेटा। DBMS is used to organize the data in the form of table। अब मैंने आपको बोला था कि डेटाबेस में जो जा रहा है डेटा वो टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है, उसके अलावा बोला था ना, तो उसके अलावा ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, ट्रीज की फॉर्म में हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप ऑफ डेटाबेस यूज कर रहे हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब आप डेटा को लेकिन ऑर्गेनाइज करोगे जरूर। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, जैसे अगर हम टेबल फॉर्म में कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप ट्री की फॉर्म में कर रहे हो तो आपको पता है रूट नोड होती है और उसके बाद चाइल्ड नोड्स होती हैं। अगर आप उसको ग्राफ की फॉर्म में कर रहे हो, अगेन आपको पता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्टिसेस होते हैं, एजेस होती हैं, तो उस फॉर्म में आपका जो डीबीएमएस है फिर डेटा उस फॉर्म में स्टोर करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज होगा, ये नहीं है कि कैसे कॉमा कॉमा करके तुम सारा डेटा रख दो। तो प्राइमरी गोल क्या है डीबीएमएस का, कि वो आपको एक वे देगा जिससे आप डेटा को स्टोर कर पाओ और रिट्रीव कर पाओ उस इंफॉर्मेशन को, जो कि आप कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली आगे यूज कर पाओ। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो दैट इट इज अवेलेबल टू मेनी यूजर्स फॉर डिफरेंट पर्पस। और उस एक डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स जो आगे यूज कर सकते हैं। डेटाबेस मेक इट पॉसिबल फॉर एंड यूजर टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा इन डेटाबेस। मैं आपको बोल रही थी ना, ये सारे ऑपरेशन आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको हेल्प करता है। डेटाबेस में सिर्फ डेटा रख लिया ना, उसके बाद उस डेटा को रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारे काम कौन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर लेता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अब हम एक न्यू डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, किसके बीच में, डेटाबेस के एंड यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी यूजर या फिर कोई ऐप जो आप यूज कर रहे हो, उन दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है, इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, ताकि डेटा जो है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड भी रहे और इजिली एसेसिबल भी हो,
ठीक है, मतलब किसी यूजर को कोई डेटाबेस चाहिए तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाएगा, उसको क्वेरी करेगा, उसको बोलेगा मुझे ये चीज चाहिए, डीबीएमएस उस डेटाबेस से उठा के फिर उस यूजर को दे देगा। यानी यूजर डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरैक्ट ही नहीं करेगा, वो सारी प्रॉब्लम आपकी किसको बता देगा, डीबीएमएस को, और डीबीएमएस क्या करेगा, इजिली उसको उतना डेटा लाके दे देगा। क्योंकि किसी भी टाइम पे हम सारा का सारा डेटा तो देखेंगे नहीं। अगर आपको फीस डिपॉजिट भी करानी है तो आपको फीस का डेटाबेस देखने की तो नीड नहीं है ना, क्योंकि फीस के डेटाबेस में तो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स की फीस होगी, आपको तो सिर्फ अपनी फीस का देखना है ना। तो उस डेटाबेस का आपको एक छोटा सा पार्ट देखना होता है। तो डीबीएमएस आपको हेल्प करता है कि जो आपको चाहिए वो आपको उतना लाके दे दे। तो वो इंटरफेस कौन बना हुआ है, डीबीएमएस इस काम के लिए। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, डीबीएमएस इज यूज्ड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट। जैसे हमने एक डेटाबेस देख लिया, मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग एक डेटाबेस की शेयरिंग कर सकते हैं और डीबीएमएस उनको हेल्प करता है। तो यहाँ पे वही चीज बताने के लिए कि मान लो पर्सनल, यानी जिसमें आपकी आपकी पर्सनल डिटेल होंगी, वो वाला डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट का डिपार्टमेंट है और एक लोन का डिपार्टमेंट है। ये तीनों जो डिपार्टमेंट है ये एक ही डेटाबेस को शेयर कर रहे हैं। एक डेटाबेस में सारा का सारा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है टेबल्स की फॉर्म में, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये क्या कर सकते हैं, डीबीएमएस के पास जाके वो डेटा सारे शेयर कर सकते हैं। मतलब ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है। तो ये बेस्ट पार्ट है आपका डीबीएमएस का, कि 10 जगह डेटा रखने की नीड नहीं है। ये नहीं है पर्सनल डिपार्टमेंट अपना डेटाबेस बनाए, अकाउंट वाला अपना डेटाबेस बनाए, लोन वाला अपना डेटाबेस बनाए, नहीं, ये एक ही डेटाबेस होगा और उसमें सारे के सारे जो है वर्क कर सकते हैं। तो बार बार आपको वही सेम डेटा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, तो आपका डिस्क स्पेस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि डीबीएमएस क्यों वर्क करता है, क्योंकि वो एक डेटाबेस के साथ बहुत सारे लोगों को अलाउ कर देता है उसको यूज करना। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़े सीधी सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एबल टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। पहली बात तो ये कि किसी भी टाइप का डेटा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ये आप स्टोर कर सकते हो। इट अलाउज सो मेनी यूजर्स टू एक्सेस डेटाबेस एट द सेम टाइम। वही मैंने बोला कि पीछे कितने सारे लोग थे, कितने सारे डिपार्टमेंट थे जो एक ही डेटाबेस को यूज कर रहे थे प्रीवियस एग्जांपल में, तो ये हमको अलाउ कर रहा है। Backup and recovery are the two methods which allow users to protect the data from damage or loss. तो बैकअप और रिकवरी आपके दो मेथड्स है। अगर आपका कोई डैमेज हो भी गया है तो फिर आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो अपने डेटा को दोबारा से, लॉस नहीं होगा, रिकवरी हो जाएगी अगर आपने डीबीएमएस के थ्रू अपने डेटा स्टोर कर रखा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मल्टीपल व्यूज फॉर डिफरेंट यूजर्स इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको मल्टीपल व्यूज भी प्रोवाइड करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड मल्टीपल व्यूज फॉर डिफरेंट यूजर्स इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल व्यूज का मतलब है कि हो सकता है एक डेटाबेस है, उसने आपकी फीस का भी पढ़ा है, उसने आपके रिजल्ट का भी पढ़ा हो, ठीक है। तो मान लो आपको किसी पॉइंट पे रिजल्ट देखना है तो उस टाइम पे वो आपको आपका रिजल्ट दिखा देगा। हो सकता है दूसरे बंदे को अपनी फीस का स्ट्रक्चर देखना है तो उस बंदे को उसकी फीस का स्ट्रक्चर दिखा देगा। इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस तो एक ही है, लेकिन आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो आपको वो चीज दिखाएगा जो आपको चाहिए। तो वो जो चीज वो आपको दिखाता है ना, पूरा डेटाबेस तो नहीं दिखा रहा था, मैंने बोला था ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको थोड़ा सा डेटा दिखाएगा। तो वो क्या हो जाता है, व्यू हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या इंस्टेंस देखना चाह रहे हो डेटाबेस का, दैट इज योर व्यू। It follows the concept of normalization, which is helpful to minimize the redundancy of a relation. Normalization अभी अपने डिटेल में पढ़ना है, पूरी आपकी प्रॉपर यूनिट है, तो अभी इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। सिंपल सा समझ लीजिए इसका मतलब कि रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं करेंगे हम डेटा का, जैसे मैंने बोला ना, सारा का सारा डेटा एक डेटाबेस में डाल दो, शेयरिंग करा दो, ना कि अलग अलग डेटाबेस बनाओ सेम डेटा के लिए। तो फिर वो यही चीज बोल रहा है कि रिपीटिशन कम से कम होगा कि हमने एक ही जगह डेटा डाल लिया, और अगर रिपीटिशन होगा तो हमें कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का, जिससे हम उस रिडंडेंसी का या रिपीटिशन का रिडक्शन कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यूजर्स क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल आपको पता है, तो डेटाबेस की लैंग्वेज है एसक्यूएल, तो वो हम यूज कर पाएंगे जिससे हम इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट कर पाएंगे डेटा इन अ डेटाबेस। हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे किसकी हेल्प से, क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से, वो भी हमने पढ़ना है। अब आता है डीआर का एप्लीकेशन, मतलब हम इसको यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, यानी रेलवे वालों का अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्यों है भाई, देखो कितने लोग बुकिंग कराते हैं, कितने ट्रेन का डिपार्चर टाइम, कौन सी ट्रेन किस टाइम आ रही है ना, कोई ट्रेन लेट है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उनके डेटाबेस में स्टोर होती है।
होती है। आपने जो है पहले आपको पता है रजिस्टर्स के अंदर सारा लिखा जाता था, कंप्यूटर में सारा सेव्ड होता है, तो वो जो सारा सेव्ड है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेव्ड है। अब इसको आपने जैसे आप ऑनलाइन आजकल रिजर्व कर लेते हो, तो आपने रिजर्व करी तो उस सीट को अब और कोई उस पे आ नहीं सकता है, ठीक है, किसी और की रिजर्वेशन नहीं हो सकती ऑन द सेम सीट। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि वो रिजर्व ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें कौन ध्यान रखता है, डीबीएमएस ध्यान रखता है। तो जितनी भी डिटेल्स होती हैं इस चीज के रिगार्डिंग वो इसके डीबीएमएस में स्टोर होती है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी का ट्रैक रखना, देखो वैसे तो बहुत बड़ी होती है लाइब्रेरी, उसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती हैं, तो उनका सारा ट्रैक रखना वो इजी हो जाता है। जैसे कि रजिस्टर्स और के कंपैरिजन में तो इजी है ना। मान लो रजिस्टर में मैंने लिख दिया कि आप इशू करा के गए थे, नेक्स्ट टाइम मैं कहूँ आपने इशू कब कराई, मेरे पास मेरे से रजिस्टर गुम हो गया, या आपका पिछले में मैंने लिखा था फाइन है, रजिस्टर मेरे को मिल नहीं रहा है, टाइम लग गया, कितना फाइन है ना। तो वो जो है इसमें इजी हो जाता है, जिसमें बुक की इशू डेट, बुक का नेम, बुक का ऑथर, अवेलेबल है या बुक नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको पहले से पता होती हैं। कोई मेरे पास है कि ये बुक कहाँ पर है, तो मैं उसको यहाँ से देख के बता सकती हूँ अपने डेटाबेस से कि भाई इस वाले रैक में आपको ये वाली बुक मिल जाएगी। फाइन वगैरह जितना भी आपका है वो इजीली कैलकुलेट करके साइड में बता देगा, मुझे मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग आपको पता है क्रेडिट डेबिट लोन लेते हैं लोग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो वो सारी कौन मैनेज कर लेता है, आपकी बैंकिंग की हेल्प से हो जाती है। मिलिट्री, मिलिट्री के अंदर आपको पता है कि सोल्जर्स होते हैं, कौन कौन है, कौन किस केस पे लगा हुआ है ना, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी सिक्योर रहनी चाहिए। तो डीबीएमएस क्या है, सिक्योरिटी फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है कि ऐसे ही कोई उस डिटेल को लीक नहीं कर सकता। अगर आपने डीबीएमएस में डाल रखा है तो प्रोविजंस होंगे कि कोई रीड कर सकता है या नहीं रीड कर सकता। अगर उसको वो प्रोविजन राइट्स मिले हुए हैं तो सिर्फ तभी किसी की इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन रीड नहीं कर सकते। तो अगेन ये बहुत सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कई जगह सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। अब आपको पता है आजकल एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, नहीं भी हो रहे तब भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस जो है आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, रिजल्ट्स हो गए, कोर्सेज हो गए, ग्रेडिंग हो गई, ये सारी वो डेटाबेस में रखती है और वो मैनेज करती है। आप किसी भी टाइम पे जाते हो, बोलते हो मेरे पिछली बार के कितना फाइन था, कितनी परसेंटेज आई है, वो आप 10 years बाद भी जाएंगे तो उनके पास सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन्ड होगा। वो क्यों होगा, कि वो सारा डीबीएमएस के अंदर है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में आपको पता ही है कि आपने क्रेडिट कार्ड होल्डर की पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, उसने कितना क्रेडिट कार्ड कितना जो है परचेजिंग करी है, उसके बाद क्या उसने उतना रिटर्न करा है अमाउंट उस पर्टिकुलर मंथ में, नहीं करा है तो उसको कितने का फाइन लगेगा, अगर उसने कर दिया है तो उसका फाइन ना लगे, ये सारी डिटेल्स जो है वो क्रेडिट कार्ड का जो डीबीएमएस है उसमें होंगी। सोशल मीडिया साइट्स में क्या होता है, आपको पता है कि आप एवरीडे कितने सारे लोग जो है अपनी किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे साइन अप करते हैं ऑन डेली बेसिस, तो उनकी सारी डिटेल्स को रखना। आपने एक इंस्टाग्राम का पासवर्ड बना दिया, नेक्स्ट टाइम उस पासवर्ड से आप ओपन करते हो तो ओपन हो जाता है, तो भाई उसको कैसे पता कि ये आपका पासवर्ड है, वो आपको पर्सनली तो जानता नहीं है, क्योंकि उसने अपने डेटाबेस में सेव रखा हुआ है। जब आप पासवर्ड टाइप करते हो तो वो कंपेयर कर लेता है, और अगर सेम होता है तो वो आपका लॉगिन करवा देता है। तो ये जो चीजें हैं आपकी सारी डीबीएमएस में रहती हैं। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, अगेन जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में था, इनको भी फ्लाइट कब आएगी, कब डिपार्ट होगी, डिले स्टेटस क्या, वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन जैसे कितने सारे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं इंटरप्राइज में, तो क्या सैलरी है, क्या उसकी टैक्स है, या कुछ भी और वो क्या है, कोई भी उसका प्रोफाइल वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर किसी भी एम्प्लॉय की रखनी हो तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है डीबीएमएस की हेल्प से हो सकती है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, ऐसा अच्छा लगता है। उसके बाद आता है डियर फाइल सिस्टम। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका इनिशियली जो था वो फाइल सिस्टम नहीं, फाइल सिस्टम था, डीबीएमएस नहीं आया था इनटू एग्जिस्टेंस। डीबीएमएस तो बाद में आया। पहले लोग क्या करते थे, जैसे आपको पता है नोटपैड है, वर्डपैड है, सबसे पहले आपके ये सॉफ्टवेयर आए थे, तो पहले लोगों ने इसी में डेटा स्टोर करना स्टार्ट किया था। तो जब भी आप नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड इनके अंदर फाइल बनाते थे तो उसको हम फाइल सिस्टम बोलते थे, ठीक है। अरे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम अलग चीजें हैं, तो आप उनसे वो अलग है, तो ध्यान रखिएगा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कुछ और है, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ लिया होगा। फाइल सिस्टम अलग है। मैंने आपको क्या बोला, अब हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से करते हैं, लेकिन जो पहले हमारा डेटा स्टोर होता था वो फाइल्स में स्टोर होता था,
ठीक है। तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी जिसकी वजह से हमने जो है ट्रावर्स किया है, किसके ऊपर किया है, पैराडाइम आई है हमारी, शिफ्ट आई है किसमें, डीबीएमएस में। लेकिन पहले हमको फाइल सिस्टम पता होना चाहिए कि क्या हमने क्यों शिफ्ट किया, फिर हम इसके एडवांटेज पढ़ लेंगे डीबीएमएस। तो फाइल सिस्टम क्या है, बेसिकली इट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द फाइल्स इन अ स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क। तो उसने बोला कि आपने कोई फाइल बनाई, चाहे नोटपैड में बनाई, चाहे वर्डपैड में बनाई, और उसको आपने हार्ड डिस्क में सेव कर लिया, तो वो फाइल सिस्टम था। फाइल सिस्टम क्या कर लेता था, फाइल को ऑर्गेनाइज कर देता था, और जब चाहिए होती थी तो उनको निकालने में हेल्प कर देता था, रिट्रीव करा देता था, वो वाली फाइल वो खोल देता था, जैसे वर्डपैड खोल दे या नोटपैड खोल दे। ना फाइल सिस्टम में क्या होता था, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स विच आर ग्रुप्ड इनटू डायरेक्टरीज। तो आपको पता है पहले जो आपका डेटा होता था वो डायरेक्टरीज के अंदर सेव होता था। फाइल्स जब इकट्ठी हो जाती थी, ग्रुप कर देते तो हम बोलते थे कि हमने डायरेक्टरी बना दी। एंड द डायरेक्टरीज जो थी उसके अंदर दूसरी फाइल्स और फोल्डर्स भी आपके आ सकते थे। और फाइल सिस्टम जो था उसके बेसिक ऑपरेशन जैसे फाइल की मैनेजमेंट, फाइल को नाम देना, कोई एक्सेस रूल दे देना कि कौन उस फाइल को ओपन कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सिंपल सिंपल से काम होते थे। जैसे आपकी एनटीएफएस थी और एक ईएक्सटी आपकी फाइल सिस्टम होता था। अभी बताऊंगी थोड़ा और डिटेल में ये। जैसे मैंने बना दी मास्टर फाइल डायरेक्टरी, जैसे एक्स वाली के अंदर आपकी ये वाली फाइल्स है और ये यूजर फाइल डायरेक्टरी होगी। मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल, इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल, और ये दोनों जो यूजर फाइल डायरेक्टरीज हैं वो किस डायरेक्टरी को बिलोंग कर रही है, एक्स वाली को। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या हुआ कि आपने कोई फाइल बना ली और फाइल सिस्टम क्या करेगा, उस फाइल का ध्यान रख लेगा, उसको डायरेक्टरीज से जोड़ देगा, बस इतना काम था फाइल सिस्टम का। तो वन वे टू कीप इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज टू स्टोर इट इन परमानेंट फाइल्स। एक तरीका क्या है कि आप अपना जो डेटा है उसको फाइल में डाल दो। कंप्यूटर सिस्टम हैज अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ईच ऑफ देम इज डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट डेटा फाइल्स। अब ये फाइल सिस्टम काम कैसे करता था, तुमने फाइल तो बना दी, अब अगर तुमको उसमें से कोई डेटा चाहिए तो तुम उसमें से कैसे निकालोगे, तुम लिखोगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। और वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा फिर वो उस फाइल में कोई चेंज करेगा जो पुराने टाइम में काम हो रहा था। दीज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो थे वो क्यों लिखे जाते थे, रिक्वेस्ट ऑफ यूजर्स पे, कि एक यूजर ने बोला कि भाई मेरे को इस वाली फाइल में से ना ये वाली चीज चाहिए, तो वो चीज निकालने के लिए क्या कर दिया जाएगा, एक प्रोग्राम लिखा जाएगा। वो प्रोग्राम आपका सी में भी हो सकता था, सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी लैंग्वेज में वो एक प्रोग्राम लिख देंगे और फिर उस बड़ी सी फाइल में से वो आपको वो वाली चीज निकाल के दे देगी। मतलब एक फाइल बनाई है, उस फाइल में से आपको कोई भी चीज निकालनी है तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा बड़ा सा, सी, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में, ठीक है। और न्यू एप्लीकेशंस आर एडेड, न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी बोल सकते हो, एडेड टू द सिस्टम एट द नीड अराइजेस। मतलब जैसे जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट बदलेगी वैसे वैसे आपको एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये आपका एक फाइल बेस्ड सिस्टम था। तो जैसे उसने यहाँ पे आपको डायग्राम में बोला कि एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसकी दोस्त ने अपनी फाइल्स बना ली, चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट, लोन वाली ने अपनी ये बना ली, मैनेज लोन एंड ये इंस्टॉलमेंट लोन, और पर्सनल डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयज की ये बना ली। अब होगा क्या फाइल सिस्टम में, जो पर्सनल डिपार्टमेंट ने अपनी जो फाइल बनाई है वो सारी डिटेल एम्प्लॉयज की यहाँ पे रखेगा, ठीक है। लेकिन जो इसके पास डिटेल है फाइल में वो इनके पास नहीं आ सकती, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इनके पास आ जाए। ऐसे जो अकाउंट डिपार्टमेंट है अगर उसने ये वाली फाइल बनाई चेकिंग अकाउंट, तो इसके अंदर वो जो डिटेल डाल रहा है हो सकता है उसने सेम डिटेल डाली हो जो पर्सनल वाले के पास थी, ठीक है। लेकिन इसके पास कोई तरीका नहीं है कि हम ये बता सके कि दोनों के पास सेम डिटेल है या नहीं है। सिमिलरली इन दो फाइल में भी जो डिटेल है वी कांट टेल कि वो सेम है या नहीं है। तो इसका मतलब कि एक फाइल का दूसरी फाइल से कोई रिलेशन नहीं था, हो सकता है कि सेम टू सेम फाइल की जो डिटेल्स है वो इसमें हो, एंड वो इसमें भी हो, वो इसमें भी हो, इसमें भी हो, यानी आपका जो डेटा था वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा था। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लो उस एम्प्लॉय ने कभी यहाँ पे अपना डेटा चेंज करवा लिया, तो वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसको पर्सनली जाके हर एक एंड पे चेंज कराना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ यहाँ चेंज करवाता है और यहाँ नहीं कर पाता तो डेटा क्या रहेगा, अलग हो जाएगा, यानी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगेन उसको ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था। मान लो इसको कोई किसी यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, तो वो पहले एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखवाएगा और उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिमिलरली कोई सेकेंड यूजर आया, उसने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो अगेन एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और तब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, ठीक है।
तो अब हम पढ़ते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका फाइल सिस्टम का है। तो जैसे मैंने बोला फाइल सिस्टम किया, उसने बोल दिया कि यहाँ पे आपने इतनी सारी फाइल्स बनाई और हर एक फाइल को मैनेज करने के लिए आपको एक डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिनसे आप इनको एसेस कर सकते। तो अब हम इसकी डिसएडवांटेज पे पढ़ते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो सिर्फ इतना सा है कि आपने फाइल्स बनानी है और उनको एसेस करने के लिए आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की नीड पड़ेगी। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पे चले डियर, तो पहला है डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी तो है ही भाई, क्योंकि सेम फाइल इधर भी आ रही है, सेम फाइल इधर भी आ रही है, सेम इन्फॉर्मेशन हो सकता है सबके पास हो, तो रिपीट हो रही है ना, तो रिपीटिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही हम रिडंडेंसी बोलते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हो, हर एक डिपार्टमेंट का अलग एक प्रोग्रामर होता है, तो हो सकता है कि कुछ फाइल्स किसी ने बनाई हो, कुछ फाइल्स किसी ने बनाई हो, तो उससे क्या हो सकता है, रिडंडेंसी हो सकती है। तो रिडंडेंसी से क्या प्रॉब्लम आती है, इनकंसिस्टेंसी इन डेटा फॉर्मेट। हो सकता है कि जब इस वाले ने बनाया तो उसने किसी टेबल फॉर्म में बना लिया, इस वाले ने बनाया तो हो सकता है उसने ग्राफ फॉर्म में बना लिया, या किसी और तरीके से उसने अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया। तो इनकंसिस्टेंसी डेटा फॉर्मेट में भी हो सकती है और डेटा के अंदर भी हो सकती है, और हो सकता है सेम इन्फॉर्मेशन आपने सेवरल जगह रखी हो फाइल्स में। दूसरी जो प्रॉब्लम आई दैट वाज डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब था कि जब बहुत ज्यादा डुप्लीकेट हो जाता है आपका डेटा, तो बहुत सारी कॉपीज बन जाती है उस इन्फॉर्मेशन की, और हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन अब कन्फ्लिक्ट करने लग जाए। हो सकता है यहाँ पे उस एम्प्लॉय का फोन नंबर कुछ और उसने चेंज करा लिया, यहाँ पे कराना भूल गया, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है फोन नंबर उसका पुराने वाला है, तो अब ये वाला उठाएंगे तो गलत फोन नंबर मिलेगा, ये वाला उठाएंगे तो राइट, बट पता कैसे चले कौन से वाला राइट। तो यानी आपके पास जो डेटा आएगा वो कन्फ्लिक्टिंग होगा। डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या है, it is a property that determines when and how changes made by one operation becomes visible to the concurrent users। देखो आइसोलेशन का मतलब क्या था कि इसको नहीं पता कि इसके पास वो वाला डेटा है, तो अगर यहाँ पे चेंज होता है तो इसको नहीं पता चलता, तो ये आइसोलेशन है कि कोई रिलेशन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमैटिक क्यों था, क्योंकि अगर कोई न्यू एप्लीकेशन आई है तो हो सकता है कि वो दोबारा से वो सारा डेटा सेव करवाए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं वो पहले से दूसरी फाइल्स में पड़ा हुआ है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें ना ये बताना होता था कि जो डेटाबेस के अंदर वैल्यूज है वो कंसिस्टेंट हो और करेक्ट हो। जैसे डेटा वैल्यूज मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने किसी स्टूडेंट का रोल नंबर डलवाना है, तो वो फिर नंबर फॉर्म में ही हो, वो डेट फॉर्म में नहीं हो सकता, वो अल्फाबेट फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको हम इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स बोलते थे। उसके बाद आता है आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी में क्या होता है कि देखो एसेस प्रिविलेजेस होती हैं। हो सकता है कोई फाइल हम किसी को बोले कि तुम एसेस कर सकते हो, कोई फाइल हम बोल सकते हैं कि तुम देख सकते हो या तुम उसमें राइट भी कर सकते हो। एक पर्सन सब रीड कर सकता है, दूसरे को हम बोल सकते हैं कि तुम उस फाइल में राइट भी कर सकते हो। तो वो उसके लिए भी हमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे, उसके लिए भी हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे। तो अगेन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड। हर एक चीज इन्फोर्स करनी मुश्किल थी एक फाइल सिस्टम के अंदर। वो प्रिविलेज डाली कि ये तो खोल सकता है, ये नहीं खोल सकता, तो वो थोड़ी सी टफ पड़ती थी। इसके बाद आता है कॉन्करेंसी एसेस। कॉन्करेंसी एसेस होता है जब हम मल्टीपल यूजर्स को अलाउ कर देते हो किसी भी डेटाबेस को यूज करना, लेकिन उससे क्या हो, प्रॉब्लम कोई ना है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम जो है इट मस्ट मैनेज और प्रिवेंट कॉन्करेंसी बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब फाइल सिस्टम क्या बोलता था कि अगर एक पर्सन एक फाइल पे काम कर रहा है तो वो फाइल लॉक हो जाएगी, उस टाइम पे कोई दूसरा पर्सन उस फाइल को यूज नहीं कर सकता। लेकिन डेटाबेस आपको अलाउ करता है, वो बोलता है एक ही टाइम पे आप दो लोग उस फाइल को यूज कर पाएंगे, और जिस पॉइंट पे लगेगा ना कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो वहां पे उसने अपने कुछ तरीके लगा रखे हैं कि फिर एक को अलाउ कर दे जो पहले आया था, और जो बाद में आया उसको थोड़ी देर के लिए रोक दे। मतलब ये नहीं है कि जब तक पहले वाला काम ही नहीं करेगा तब तक दूसरे वाला भी स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो हम अलाउ कर देते हैं कॉन्करेंसी एसेस में। तो ये आपकी डिसएडवांटेजेस थी फाइल सिस्टम की, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे जो था वो टर्न अराउंड कर लिया था। तो पहली जो इसकी एडवांटेज है दैट इज डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या था, रिपीटेशन ऑफ डेटा था। अब क्या है, डीबीएमएस में तो है ही नहीं है, बट हम फीवर बोलते हैं, बहुत लेस बोलते हैं। डेटा रिडंडेंसी कब आती है, जब डेटा को हम स्टोर कर लेते हैं अननेसेसरीली एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब बार बार हम सेम डेटा को हर फाइल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम सारा डेटा एक ही लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं, सेंट्रलाइज लोकेशन पे।
तो उतनी कॉपीज बन ही नहीं रही हैं और उसी एक जगह से बाकी सारे यूजर जो है उस डेटा को एसेस कर पाएंगे, इसलिए रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि एप्लीकेशन ए और एक एप्लीकेशन बी है, दोनों में एक यूजर है मार्वल and we need to store personal information about the user such as name, age, address, date of birth. Not to mention this user has also access to different applications. So in traditional file system, there is a need to maintain separate file for each of the application. While in database approach, there would be just one centralized location where information can be stored, where information can be downstreamed to the different applications as and when needed. इसका वो मतलब बोल रहा है कि मान लो एक यूजर है, एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन भी है, यानी फाइल है, फाइल भी लगा सकते हो। मार्वल को हो सकता है दोनों में उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो, तो हम करेंगे क्या, हम उसका एक जगह स्टोर कर देंगे और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे वहीं से उसका एक्सेस कर लेंगे। दूसरा जो आइडिया आपका आता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर क्या था कि अगर आप एक जगह चेंज करते थे तो वो दूसरी जगह चेंजेस नहीं होते थे। While this is not the case of DBMS, यानी आप एक सिंगल रिपोजिटरी है, क्योंकि हम एक सिंगल जगह पे सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं और बाकी सारे यूजर उस जगह पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो डेटा कभी भी इनकंसिस्टेंट होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही जगह पे चेंज करना है, बाकी सारी जगह तो उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग इसकी बहुत ज्यादा बहुत प्राइमरी एडवांटेज है। ये बहुत सारे यूजर्स को अलाउ कर देता है टू शेयर डेटा विद मल्टीपल एप्लीकेशन एंड यूजर्स। डेटा आर स्टोर्ड इन वन और मोर सर्वर्स इन द नेटवर्क एंड देयर इज सम software locking mechanism that prevents the same set of data from being changed by two or more people at the same टाइम। मैंने आपको बोला ना कि वो सबको शेयर करवा देगा, सारे लोग एक ही चीज को एक ही टाइम पे देख पाएंगे, लेकिन एक मैकेनिज्म होता है जब चेंज करने की बारी आएगी, देख तो सारे पाएंगे लेकिन अगर चेंज करना होगा तो एक टाइम पे एक ही पर्सन उसको चेंज कर पाएगा, बाकी सब नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है अब है हमारे डीबीएमएस में। डेटा की सर्चिंग इसमें इजी हो जाती है क्योंकि हमको कुछ क्वेरीज लिखनी होती है। क्वेरीज एसक्यूएल की कमांड्स होती हैं, हम छोटी छोटी 2-2 लाइंस की क्वेरीज लिखते हैं और उतने बड़े डेटाबेस में से हमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जबकि अगर हम यही काम फाइल बेस्ड सिस्टम में करते हैं तो हमको सी या C++ में बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ते थे, अगर हम यही चीज फाइल सिस्टम से एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के केस में मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ कमांड्स या कुछ एक्सेस राइट्स प्रोवाइड करता है। कौन से वाले? हो सकता है एक पर्सन सिर्फ रीड करे, हो सकता है एक पर्सन राइट करे, या हो सकता है एक पर्सन एग्जीक्यूट करे। तो कौन कौन से आपको एसएस राइट्स प्रोवाइड कर देता है? ये प्रिविलेजेस रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो आप सिक्योर कर सकते हो अपने डेटा को। फिर आता है डेटा की कॉन्करेंसी। डेटा की कॉन्करेंसी में क्या होता है? कॉन्करेंसी जो है ना आपका शेयरिंग ही है। अगर आपके मल्टीपल यूजर्स सेम चीज को शेयर कर रहे हैं और एक टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं तो एक लॉकिंग मैकेनिज्म आपके पास प्रेजेंट है, जिससे आप दो लोगों को एक ही टाइम पे एक ही चीज को चेंज करने से रोक सकते हो, ठीक है। तो आपको डेटा कॉन्करेंसी में आता है, डेटा शेयरिंग सेम ही होता है। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मान लो आपने 3 टेबल बनाए, आप क्या कर सकते हो, 3 के 3 टेबल को कंबाइन कर सकते हो सकता है वो अलग अलग जगह पे पड़े हैं। मान लो ऐसे भी हो सकता है कि एक आपका पानीपत में पड़ा और एक टेबल आपका से किसी और स्टेट में पड़ा है, आप तब भी उन टेबल्स को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसका बेनिफिट क्या रहेगा, फिर आपको उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा रिजाइडिंग एट डिफरेंट लोकेशंस एंड प्रेजेंट द यूजर विद अ यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा। हो सकता है आपने एक चीज एक जगह रखी, दूसरी चीज दूसरी जगह रखी, उसका फायदा क्या रहा? एकेडमिक्स वाली ब्रांच में आपका एकेडमिक्स से रिलेटेड डेटा और फीस वाले जगह पे आपका फीस से रिलेटेड डेटा। अगर आपको कंप्लीट डेटा चाहिए तो हो सकता है आपकी क्लास इंचार्ज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो डेटा की इंटीग्रेशन हो सकती है, सबको सारा डेटा रखने की नीड नहीं है, हम उसको यूनिफाई कर सकते हैं, उसको पूरा टेबल बना सकते हैं जहाँ पे नीड पड़ेगी, नहीं तो अलग अलग रख दो ताकि मेमोरी वेस्ट ना हो या उतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े आपको। नेक्स्ट आता है आपका डेटा का एक्सेस। While in a traditional file-based approach, it might take hours to look for very specific information that might be needed in the context of some business emergency, while DBMS reduces this time to a few seconds. वो क्या बोलता है कि उसमें आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने पड़ते थे बड़े बड़े, और मान लो कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तब भी आपकी स्पीड तो डिपेंड करेगी उस एप्लीकेशन प्रोग्राम पे जो आप लिख रहे हो। डीबीएमएस में आपको क्या करना है, सर छोटी सी क्वेरी लिखनी है विच इज ओनली ऑफ 2 लाइंस, 2 या 3 लाइंस, इससे ऊपर की नहीं होती है, और आपको बहुत जल्दी आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा। डेटा बैकअप एंड रिकवरी अनदर एडवांटेज रहेगी इसकी कि बैकअप रहता है। तो मान लो अगर ड्यू टू सम रीजन कोई क्रैश हो गया तो आपका जो डेटाबेस है वो प्रीवियस कंडीशन में रिस्टोर हो सकता है।
लास्ट है आपका डेटा एटॉमिसिटी। तो एटॉमिक ट्रांजैक्शन क्या बोलती है कि मान लो या तो आपका कोई काम कंप्लीट हो, नहीं तो वो हो ही ना, ठीक है। तो इट इज ड्यूटी ऑफ डीबीएमएस कि या तो वो किसी ट्रांजैक्शन को पूरा करे, अगर वो पार्शियली एग्जीक्यूट हुई है और पार्शियल एग्जीक्यूशन के बाद कुछ क्रैश हो जाता है या कुछ हैंग हो जाता है कंप्यूटर, तो वो रोल कर दे, रोल बैक कर दे। रोल बैक का मतलब खत्म कर दे, उसको हुआ ही नहीं, जैसे ऐसे एग्जिस्ट करे। जैसे अब हम ये देखते हैं, मान लो किसी के पास एक एक्स यूजर था, 500 रुपए थे, किसी के पास वाई था 200 रुपए थे। ट्रांजेक्शन आपने ऐसे करनी है कि एक्स ने मान लो वाई से कुछ परचेज किया 100 रुपीज का, तब आप चाहते हो एक्स के पास लास्ट में 400 रहनी चाहिए और वाई के पास 300 हो जानी चाहिए। तो एक नॉर्मल सिनेरियो तो ये रहेगा कि पहले एक्स के अमाउंट को वो रीड करेगा, एक्स में से 100 रुपीज काट देगा और वाई को रीड करेगा, वाई को 100 दे देगा और वाई का 300 हो जाएगा। मान लो क्या हुआ, जब वो एक्स में से 100 काट रहा था उसी टाइम पे आपका क्रैश हो गया सिस्टम, और उसने डेटाबेस में उसको 400 किया ही नहीं, उसको 500 कर दिया, और इसको उसने 200 रुपए रखे, इसको पैसे ही नहीं दिए, तो वो गलत हो गया ना, क्योंकि पैसे कट तो गए थे लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ और यहाँ उसको 200 रुपए मिले ही नहीं। अगर ऐसा कुछ इनकंसिस्टेंसी स्टेट हो जाए तो उस केस में वो पूरा का पूरा क्या कर दे, रोल बैक कर दे, वो वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाए 500 और 200, और फिर आपको बोले कि भाई ट्रांजेक्शन करो। आजकल तो आपको पता ही होता है ना, आप एक बार ट्रांजेक्ट करते हो और आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती, तो आपके बैंक में दोबारा पैसे आ जाते हैं और फिर वो बोलता है कि आप दोबारा से ट्रांजेक्शन कर लो, है ना। तो वही वाला केस है डीबीएमएस का कि वो बोलता है या तो कंप्लीट हो जाए, नहीं तो हो ही ना, ऐसे हो जैसे प्रीवियस सिनेरियो था, और दोबारा से अपनी ट्रांजेक्शन जो है वो कंटिन्यू करे। तो ये लास्ट टॉपिक था, है ना। थैंक यू। तो क्लास आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि डीबीएमएस क्या है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटाबेस की, और अब हमने क्यों शिफ्ट किया एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्लास थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो भी लाइक करना एंड शेयर करना। बाय बाय।